नहीं लिया। मैंने कहा अकेले स्कूल जाती हो, और कौन कौन लोग हैं? कहा नहीं, सब गांव के अन्य, सब गांव की ही बेटियां सभी थी। उन्होंने कहा सब एक शाम लोग जा रही हैं। यानी ये स्थितियां थी। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा भाई वगैरह नहीं है? कहा साहब भाई है, लेकिन भाई तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैं क्या करूं? नहीं देखो, गलत बोल रहे हैं आप लोग, पिक एंड चूज करते थे। मैं जब लीकेजेस रोकने की बात करूंगा ना तो बता दूंगा उस समय सही। नहीं, मैं बताऊं, समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को। अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे, किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए, लेकिन हमारी सरकार ने देखिए। और मैंने पूछा भाई कहां है? उसने कहा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा उसके पास भी चप्पल नहीं है? कहा नहीं, उस तो भाई है ना। मैं उसी दिन शाम को वापस आया लखनऊ। मैंने बुलाया वित्त सचिव को भी और बेसिक शिक्षा परिषद के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, प्रदेश भर के हर बेटी के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये अनिवार्य रूप से करो पूरे प्रदेश भर में। और इस प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैंने खर्चा जोड़ा इसका। देखो, इसी सदन में चर्चा होती थी। मैंने कहा भी कितना खर्चा आता है इसमें, एक इंडिविजुअल को खरीद के दिखाओ मेरे सामने। पता लगा 800 रुपये में ये सब आ जाता है। मैंने कहा ठीक। तो पहले 4 साल हम लोगों ने जिले में पैसा भेजा, पैसे भेज के कहा गया कि लोकल स्तर पर आप प्रोक्योर करिए। स्वाभाविक रूप से फिर बाद में हुआ कि बालकों को भी दे दिया जाए। हमने कहा सभी बच्चों को दो, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी बच्चों को दे दो। और उन बच्चों के लिए हमने देखो यहां पे भी जाति नहीं देखी, क्षेत्र, जाति, मत, मजहब नहीं देखा, क्योंकि सरकार के लिए पाप है अगर सरकार इस प्रकार का भाव रखती है। तो हम लोगों ने सबको समान रूप से दिया, और समान रूप से देने के बाद फिर सरकार ने इस बात को कहा कि भाई ठीक है, अब ये चीजें हो गई। हमने कहा आता था भाई इतनी स्वेटर एक साथ कौन दे देगा? लुधियाना से भी नहीं आ पाता था, यूपी के अंदर भी नहीं आ पाता था। इतने जो यूनिफॉर्म कौन देगा? तमाम शिकायतें आती थी कि कहीं समय पे मिला है, कहीं नहीं मिला है। तो हमने कहा एक काम करो, अब इन बच्चों को आधार से लिंक कर लो, इनके नाम हैं, आधार से लिंक करो, अकाउंट खोलो, और इनके अकाउंट में अब 800 की बजाय 1200 रुपया भेज दो। हर साल 1200 रुपये के हिसाब से उन बच्चों को देते हैं। ये है यूनिवर्सल लॉ का नियम, सबको समान, यही व्यवस्था है। और सरकार ने उसी अप्रोच को आगे बढ़ाया। बेटी के ड्रॉप आउट रेट को कम करने में डाटा की क्या भूमिका हो सकती है, और स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन के पीछे की सरकार की मंशा क्या है, सरकार ने कैसे इसको आगे बढ़ाया है, ये उसके पीछे की धारणा यहाँ पर मुझे चूंकि रखनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि इसलिए हम स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर अन्य योजनाओं को इसी प्रभावी ढंग से हम क्रियान्वित कर सकेंगे। यह एक प्रभावी क्रियान्वयन का एक सरकार का तरीका है, और उसको हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, यहाँ पे जो बजट में अन्य बातों की घोषणा हुई है, खासतौर पर एक बड़ी घोषणा हम इस अवसर पर, आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जो
राज्य के नौजवानों की दृष्टि से भी, महिलाओं की दृष्टि से भी, गरीबों की दृष्टि से भी होने जा रहा है और इस पर हम लोग पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जो डेटा सेंटर की स्थिति है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज उसका हब बनाने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुए हैं और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है, हमारा मानना है कि 2030 तक हम 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता प्रदेश के अंदर बने, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। 4-5 बड़े डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का कार्य और इसके लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था प्रारंभ की है और हाईटेक इकोसिस्टम का विकास और उसके स्किल के साथ रोजगार सृजन भी उसके माध्यम से होगा। बहुत सारे रोजगार उसके साथ हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं और इन सभी कार्यों के साथ ही स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन के लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में यहाँ पर की है और इसको हम लोग यहाँ पे इसलिए सदन में आए हैं। दूसरा है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दूसरा फील्ड है, वह है रोबोटिक्स का। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हम लोगों को लगता था ये अनह्यूमन है, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे। जैसे कोई लोड या अनलोड करना हो, अब एक व्यक्ति 1 क्विंटल का बोरा लेकर के ट्रक पे या किसी मालगाड़ी में लाद रहा है। वास्तव में ये चीजें अनह्यूमन है, लेकिन अब इसका स्थान रोबोटिक ले सकता है। खेतों में दवा डालने का काम पहले किसान अपने हाथों से करता था। आप मुझे बताइए, जो जहरीले कीड़े उस पेस्टिसाइड से मर रहे हैं, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जो उसको छिड़काव कर रहा है? आज उसका स्थान ड्रोन ने ले लिया है। प्रदेश ने ड्रोन हब के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर को गत वर्ष उनके साथ एमओयू किया था, उसको आगे बढ़ाया था और इस बार रोबोटिक के लिए हम लोगों ने इस रोबोटिक मिशन के लॉन्च हम लोगों ने किया है। इसमें भी 100 करोड़ की व्यवस्था हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और हम इस दिशा में तेजी से कार्य करके उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर जो अन्य कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, खास तौर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, मैं आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बड़ी घोषणा भी करना चाहूंगा कि आपने कल देखा होगा कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस एआई समिट का उद्घाटन दिल्ली में किया है, वो एआई समिट में 20 राष्ट्राध्यक्षों ने अपने संबोधन में जो बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और डाटा के एआई के बारे में कि एआई किस रूप में नई संभावनाओं को आगे क्रिएट कर सकता है, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, लेकिन उसके लिए स्किल मैन पावर चाहिए। उस स्किल मैन पावर के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार अपने नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि एआई गेम चेंजर होने वाला है और इसमें यूपी के युवाओं को, यूपी के स्केल का, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिस राज्य ने 56 से 60% हमारे पास जो युवा है वह कामकाजी है, यानी जो हमारे पास आबादी है ये कामकाजी है और इसको कार्य चाहिए। उस कामकाजी युवा के लिए एआई की भूमिका क्या हो सकती है, खास तौर पर हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए? तो इसमें हम लोग उनके लिए एआई टूल्स के फ्री वर्जन का उपयोग करने के लिए उनको अब तक पैसे देने की आवश्यकता पड़ेगी और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में 25 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एआई वर्जन को फ्री में उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य करेगी। यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हम लोग एक नई कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहे हैं और इस दिशा में
उच्च मांग वाले जो हमारे क्षेत्र हैं, इसके लिए जो उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हम कार्य करेंगे, इसमें एआई है, डेटा साइंस का है, रोबोटिक्स का है, मशीन लर्निंग का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। इन सभी के अनुरूप कार्य में उसको पारंगत बनाने के लिए सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए एआई हब की स्थापना और इसमें गवर्नमेंट के अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन सब पर हम लोग नए स्टार्टअप को भी स्थापित करने की दिशा में कार्य करेंगे। इसके अलावा और भी अन्य कार्यक्रमों को हम इस दिशा में सरकार आगे बढ़ाएगी। खासतौर पर कल यहाँ पे कृषि मंत्री ने भी इस दिशा में काफ़ी चीज़ें इसमें यहाँ पे घोषणा की होगी और मैं इस बारे में कहूँगा कि सटीक खेती के लिए युवा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसानों को मौसम की भविष्यवाणी के बारे में, मिट्टी के स्वास्थ्य विश्लेषण के बारे में, वहाँ पर फसलों पर किसी प्रकार के कीड़ों के हमले के पूर्व चेतावनी देने के बारे में, इन सब के बारे में वे एआई के माध्यम से उनको उपयोगी रूप से सहयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। और यूपी के युवाओं के लिए ई कॉमर्स और सप्लाई चेन प्रबंधन में भी यह एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए अपने युवाओं को काफ़ी इसमें उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनको आगे की सुविधा उपलब्ध करवाने में पूरा सहयोग करेगी। महोदय, प्रदेश सरकार ने जिन अन्य क्षेत्रों में की घोषणा यहां पर की है और खास तौर पर उसमें सिटी इकोनॉमिक रीजन, हम सब इस बात को जानते हैं कि आज के समय में जो हमारी जो सबसे बड़ी, यानी जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण उसका एक महत्वपूर्ण घटक हो जाता है और इस दिशा में प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ये तय किया है कि शहरी अर्थव्यवस्था, आज की समय की जो इकोनॉमी है वह शहरी अर्थव्यवस्था है और शहरी अर्थव्यवस्था की दिशा 50% से अधिक शहरीकरण की दिशा में हम कैसे कदम उठा सकते हैं, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और लखनऊ और उसके अगल बगल के जनपदों को हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में स्थापित करने के लिए लखनऊ और उसके आसपास के जितने भी जनपद हैं, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, इन सब को लेकर के यह सिटी इकोनॉमिक जोन के रूप में इसको हम डेवलप करेंगे और इसके माध्यम से एक जोन यहाँ पर हम विकसित करने जा रहे हैं। दूसरा जोन हम विकसित करने जा रहे हैं काशी मिर्जापुर, यानी काशी से लेकर के विंध्याचल तक। काशी में वाराणसी है, चंदौली है, गाजीपुर है, आपका जौनपुर है और मिर्जापुर कमिश्नरी में भदोई, सोनभद्र और मिर्जापुर, यह एक रीजन होगा जिसको हम लोग इकोनॉमिक जोन के रूप में बना करके फिर इसके विशेषज्ञों के साथ मिलकर के व्यापक कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं। इस पर काम प्रारंभ हो चुका है और इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। महोदय, जो बहुत बड़ी घोषणा इस बार सरकार ने की है वह की है, बजट भाषण में जो वित्त मंत्री जी ने एक बात और कही है वह है जन विश्वास सिद्धांत के अनुरूप सरकार नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। क्या है जन विश्वास सिद्धांत? खासतौर पर अब तक हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते थे, व्यवसाय की सुगमता, लेकिन यह जन विश्वास सिद्धांत क्या है? और उस जन विश्वास सिद्धांत के लिए, यानी अभी इस चीज को लेते हुए सरकार ने इस दौरान काफी चीजें की हैं। जैसे हमने स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस
कि एक मॉडल स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया, लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इस रूप में तैयार करना कि लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन की जो कार्रवाई है इसमें विश्वास पर आधारित हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ हम जोड़ सकें। और एक बहुत बड़ा कदम होगा ये। आप देखते होंगे, आप तो विभिन्न विभागों में थे, कोई एक एफिलिएशन देना होता था तो एफिलिएशन के लिए इतने कागज मांगे जाते हैं। मेरा मानना है एक पेज में लेना चाहिए, एक पेज, एक एफिडेविट और एक पेज। अगर दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है तो आप उसके अनुसार कार्रवाई करिए, बाकी चीजें समाप्त करिए। हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में किया था। हम लोगों ने कहा जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट लगे हैं कोविड कालखंड के अंदर, हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, सारी चीजों को समाप्त करो, एक साथ इसको लागू करो कि 1000 दिनों तक आप इन कार्यों को इसको लाइसेंसिंग की सारी प्रक्रिया को अब 1000 दिन के अंदर ले लेना। लेकिन 1000 दिन के अंदर आप अपना उद्योग लगाइए, चलाइए, कोई आपको पूछेगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसी बात को लेकर के सरकार ने किया है। इसको हम पहले 53 विभागों पे लागू करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को इसका नोडल विभाग के रूप में नामित किया है कि वह इस पर कार्य करे, इसको तेजी के साथ आगे करें। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी घोषणा हम आज करने जा रहे हैं, वह तीसरी हमारी बड़ी घोषणा है, वह है डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना। आप हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि गांव के लिए क्या हो रहा है, और आज हम उत्तर प्रदेश राज्य में की बात जब हम करते हैं तो अब बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं। 8000 हमारी न्याय पंचायतें हैं और गांवों में इन 8000 न्याय पंचायतों को जोड़ने के लिए कभी गांव की जो ग्राम स्वराज का मॉडल था वो अपने आप में एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट मॉडल था, बहुत अच्छा मॉडल हुआ करता था, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता था। हम लोग 8000 न्याय पंचायतों में डिजिटल उद्यमी स्थापित करेंगे, उनका चयन करेंगे और ये 8000 डिजिटल उद्यमियों में से 50% केवल वहाँ की उसी क्षेत्र, उसी न्याय पंचायत की कोई बेटी या बहू होगी। 50% महिलाओं के लिए हम इसमें आरक्षण की सुविधा करेंगे और इसमें इनको हम 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। इसके लिए बजट में हम लोगों ने व्यवस्था की है और गांव के अंदर वे सभी प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे जो गांव उन सुविधाओं से वंचित था, जो जिनको लेकर के अब तक गांवों के अंदर जैसे ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी की बात होती है या फिर उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गांव के प्रोडक्ट को कहीं अन्य जगह पहुंचाने के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए उसको वो करना हो, अन्य कार्यों के लिए, तो उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मातृशक्ति को ही समर्पित एक नई स्कीम हम आज यहाँ पे करने जा रहे हैं, वह है जो यूनियन बजट में घोषणा की है सी मार्ट की। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग घोषणा करेंगे महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र के रूप में, और ये बड़ा काम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 करोड़ जो एसएचजीज काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करती हैं, और इनका उत्पादन, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट अब तक तैयार किया जाता था उनके लिए केंद्र मिल पाना बहुत कठिन होता था। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, बड़े बाजार में, महिला शोरूम में ये सभी चीजें नहीं हो सकती थी और उसमें कठिनाई भी होती थी, नहीं होता था।